एक साइकिलिस्ट है, ठीक है, मोटरसाइकिलिस्ट भी हो सकता है, साइकिलिस्ट से बता रहा हूं। अब ये टर्न है, ठीक है, इस टर्न पे मान लो ऐसे है साइकिलिस्ट, ठीक, ये इसका सेंटर ऑफ मास है। अब अगर मान लो ये टर्न नहीं करता, तो मतलब टर्न आया हुआ है, इस ये जो है खुद बेंड नहीं होता टर्न पे, ये टर्न है ना, ये टर्न शो कर रखा है मैंने ऐसे मोड़ पे, ये खुद बेंड नहीं होता, ये सीधा चलता है। तो क्या पॉसिबल है इसको ऐसे सीधा निकल सकता है टर्न से? नहीं निकल सकता। क्यों? क्योंकि ये जो एक तो फ्रिक्शन फोर्स लग रही होगी यहां पर, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लिपिंग अगर नहीं हो रही है तो अब ये जो टॉर्क है स्टैटिक फ्रिक्शन की अबाउट दिस सेंटर ऑफ मास, ये मान लो h दूरी पे है सेंटर ऑफ मास, तो इस एक नेट टॉर्क लग रही है ना स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से सेंटर ऑफ मास पे, तो ये क्या होगा, अगर हम देखें तो ये किस तरफ रोटेट करेगा, इसको पीछे की तरफ धकेलेगा, मतलब ये इस तरह से इसको गिराएगा। टॉर्क लग रही है सेंटर ऑफ मास के अबाउट स्टैटिक फ्रिक्शन की, इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए कोई भी फोर्स नहीं है इस टॉर्क को बैलेंस काउंटर करने के लिए। mg भी यहीं से पास हो रही है, नॉर्मल भी यहीं से पास हो रही है, तो जब तक ये बेंड नहीं होता तब तक इस जो टॉर्क लग रही है fs के द्वारा सेंटर ऑफ मास पे, इसकी काउंटर टॉर्क नहीं मिलती, बेंड होने के बाद मिल जाती। तो इसलिए सेफ टर्न कोई भी कभी भी नहीं ले सकते बिना बेंड हुए, पीछे की तरफ गिर जाएगा। अच्छा, अब कैसे मिलेगी? अब जैसे मान लो इसको बेंड कर दो, ठीक है, तो बेंड होने पर ही ये सेफ टर्न कर सकता है। काउंटर टॉर्क हमें मिल जाती है स्टैटिक फ्रिक्शन की। कैसे मिलती है? जैसे मान लो ये एस इतना बेंड हो गया, ठीक है, अब फिर से अपना यही स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया, ये अपना सेंटर ऑफ मास था, ठीक, ये सेंटर ऑफ मास है। अब इसकी दूरी यहां से h थी, h दूरी पे है ये, ठीक है। अब क्या होगा कि ये नॉर्मल मिल जाएगी हमें, ठीक, सेंटर ऑफ मास से पास नहीं हो रही ना ये नॉर्मल, mg तो यहीं से पास हो रहा है। अच्छा, सेंटर ऑफ मास पे ही टॉर्क लगाएंगे, क्योंकि कोई भी सर्कुलर मोशन होता है, ये टर्न हो रहा है ना, सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो फिर ए रेडियल आ जाती है सेंटर ऑफ मास की। ये सेंटर ऑफ मास की क्या आएगी? ए रेडियल, चाहिए टेंजेंशियली एक्सेलरेशन हो या ना हो। ए रेडियल किसके इक्वल हो जाती है? एम वी स्क्वायर बाय आर। अगर इसकी वेलोसिटी v है, ऐसे वेलोसिटी v है, तो एम वी स्क्वायर बाय आर हो जाती है ना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो बिकॉज दिस इज एक्सेलरेटेड मोशन, तो हम सेंटर ऑफ मास पे ही टॉर्क लगा सकते हैं और किसी पॉइंट पे नहीं लगा सकते। अच्छा, अब ये मान लो एंगल वर्टिकल के साथ एंगल थीटा हो गया, ये तो है हमारा h, ठीक है, ये तो h हो गया। अब ये बेंड हुआ तो ये एंगल आ गया थीटा, वर्टिकल के साथ कितना बेंड हुआ? ये थीटा एंगल पे बेंड हो गया। अच्छा, अब क्या होगा? अब fs ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए fs इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। fs किसके इक्वल है? एम वी स्क्वायर बाय आर के। अच्छा, और फॉर ट्रांस एंड n इज इक्वल टू mg, ये चीज है, ये mg है ना नीचे, तो ये mg के इक्वल है, ये h है। और फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए क्या होगा? टॉर्क बैलेंस करनी चाहिए, तो fs इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दी एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर ऑफ मास का, तो ये कितना होगा? ये दूरी कितनी होगी? अब ये h है, ये तो h cos थीटा हो गया ना, ये अगर h है, ये दूरी कितनी है? h है, ये दूरी यहां से यहां तक की कितनी है? h, तो h cos थीटा तो ये हुआ, तो h cos थीटा हो गया ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो h cos थीटा इज इक्वल टू नॉर्मल से कितनी टॉर्क लगेगी? नॉर्मल इधर है, तो ये दूरी चाहिए मुझे परपेंडिकुलर, ये कितना हो जाएगा? h sin थीटा, ठीक। फॉर रोटेशन इक्विलिब्रियम टॉर्क को बैलेंस होना चाहिए सेंटर ऑफ मास पे। अच्छा, अब h से h कैंसिल हो गए, तो tan थीटा कितना आ गया मेरा? tan थीटा आ गया fs बाय n। fs किसके इक्वल है? स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन किसके इक्वल हो जाएगी? स्टैटिक फ्रिक्शन इज प्रोवाइडिंग mv स्क्वायर बाय r, mv स्क्वायर बाय r
इसको कैपिटल आर कर लो, ठीक है। ये जो रेडियस है इस टर्न का वो कैपिटल आर हो गया। अच्छा, उसके बाद एन किसके इक्वल है, एमजी के, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया वी स्क्वायर बाय आर जी, ठीक है। फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम से हमारा आ गया टेन थीटा शुड बी इक्वल टू, रोटेशनल इक्विलिब्रियम के हिसाब से टेन थीटा को कितना होना चाहिए, वी स्क्वायर बाय आर जी, वेयर वी इज द वेलोसिटी एट दिस टर्न, ठीक। अच्छा, अब ये चीज मिल गई मुझे, ठीक है, टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी। अब यहां से हम क्या देख पा रहे हैं कि किसी भी पर्टिकुलर वेलोसिटी के लिए एक पर्टिकुलर एंगल थीटा होना चाहिए जिसपे वो वर्टिकल से बेंड होगा। अगर मान लो ये 10 है, 10 मीटर पर सेकंड, तो ये कुछ और होना चाहिए। 3 मीटर है तो 10 थीटा कुछ और आएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर v ज्यादा होगा तो 10 थीटा ज्यादा होगा, 10 थीटा ज्यादा होगा तो थीटा ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ज्यादा स्पीड में जा रहा है कोई, ज्यादा स्पीड में अगर जाएगा तो उसको ज्यादा बेंड करना पड़ेगा। ज्यादा स्पीड में जाएगा तो इसको ये ज्यादा बेंड होगा वर्टिकल से। कम स्पीड में जाएगा तो कम बेंड होगा। कम स्पीड होगी तो 10 थीटा कम, 10 थीटा कम तो थीटा कम। तो ये चीज समझ में आ गई। तो अब अगर मान लो जितना थीटा चाहिए किसी v के लिए, मान लो कोई पर्टिकुलर v है, उस पे कोई थीटा चाहिए, उससे अगर कम पे ये चला जाए, मतलब ये जो थीटा, अगर ये राइट थीटा है मान लो, ठीक है, अब ये अगर इससे कुछ कम पे चला जाए, वेलोसिटी वही मेंटेन कर रहा है, उसके हिसाब से थीटा इतना होना चाहिए था, लेकिन मान लो ये कम बेंड किया, अगर थीटा कम बेंड किया तो क्या होगा, कौन सी टॉर्क बढ़ जाएगी, देखो, तो ये वाली चीज कम हो जाएगी ना, सॉरी थीटा, हाँ ये चीज कम हो जाएगी और ये बढ़ जाएगी। मतलब अगर कम बेंड किया होगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो टॉर्क लगा रहा है वो ज्यादा हो गई, तो ये कहां गिरेगा, आउटवर्ड गिर जाएगा ऐसे। और अगर ये ज्यादा बेंड कर गया, जो राइट थीटा है उससे ज्यादा बेंड कर गया मान लो, तो ज्यादा बेंड कर गया तो ये वाली, ये थीटा ज्यादा हो गया तो ये वाली टॉर्क ज्यादा हो जाएगी, ये टॉर्क कम हो जाएगी, तो वो अंदर की साइड गिर जाएगा। ज्यादा खतरनाक कौन सा होता है एक्सीडेंट, बाहर की तरफ गिरना, ठीक है। तो अगर ये मान लो कम बेंड करेगा तो फिर कौन सी टॉर्क लगेगी, ज्यादा हो जाएगी, स्टैटिक, ये वाली ज्यादा हो जाएगी। अगर कम बेंड करेगा तो ये ज्यादा होगी और ये आउटसाइड गिरेगा उछल के, और अगर ज्यादा बेंड कर गया तो इनसाइड गिरेगा, ठीक है। एक तो ये दो तरह के एक्सीडेंट हो गए, डिपेंड्स ऑन बेंडिंग ऑफ द साइक्लिस्ट और मोटरसाइक्लिस्ट विद द वर्टिकल, तो इस पे डिपेंड करता है। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि अगर ये अब v स्क्वायर, अब ये प्रॉपर, ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, स्लिपिंग ना हो, फॉर नो स्लिपिंग और स्किडिंग, फॉर नो स्लिपिंग, नो स्लिपिंग और स्किडिंग, ठीक है, एक ही बात होती है। ये स्लिप ना करे तो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम वेलोसिटी क्या हो सकती है जिसपे ये स्लिप ना करे, मतलब एफएस ही तो प्रोवाइड कर रहा है ना, एफएस लिमिटिंग फ्रिक्शन हो जाए, लिमिटिंग फ्रिक्शन के इक्वल हो जाए, दिस इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, ठीक। ये वी मैक्स होगी, मतलब मैक्सिमम सेफ स्पीड क्या है कि ये स्लिप ना करे, ठीक है, वो इससे मिलेगी। एन किसके इक्वल है, एमजी के, तो ये हो गया म्यू एस एमजी। तो वी मैक्सिमम स्पीड कितनी हो सकती है इसकी, फॉर सेफ, जिसपे ये स्लिप नहीं करेगा, वो हो जाएगी वी स्क्वायर मैक्स इज इक्वल टू म्यू एस आर जी, इसके इक्वल होगी। दिस इज मैक्सिमम सेफ स्पीड फॉर नो स्किडिंग। इससे ज्यादा अगर चला गया तो फिर ये लिमिटिंग फ्रिक्शन भी इसको रोक नहीं पाएगा और ये स्किड कर जाएगा, ठीक है, बाहर की तरफ करेगा। अच्छा, वी स्क्वायर मैक्स को अब यहां पुट कर दें अगर हम, टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर मैक्स कितनी होगी, म्यू एस आर जी अपॉन आर जी, आर जी से आर जी कैंसिल हो गया, तो ये टेन थीटा इक्वल टू आ गया म्यू एस। अब कोई कहे कि भाई म्यू एस क्या ज्यादा हो सकता है 1 से, हाँ हो सकता है। कैसे, जो मोटरसाइकिलिस्ट होते हैं मोटरसाइकिलिंग रेस में, हमने देखा होगा वो बिल्कुल बेंड कर जाते हैं, हाई स्पीड पे जब टर्न लेते हैं तो बिल्कुल लेट ही जाते हैं ऑलमोस्ट, तो 45 डिग्री से तो ज्यादा ही होता है एंगल वर्टिकल से, बिल्कुल लेट जाते हैं ऑलमोस्ट, तो 60 डिग्री भी हो, 50 डिग्री भी हो, 45 से तो ज्यादा ही है। तो ये चीज क्या हो गई, 1 से ज्यादा हो गई, इसका मतलब कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ग्रेटर देन 1 हो सकता है, ठीक है। कई बार कुछ बुक्स में दिया होता है ना कि ये कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0.5, 6, 0.4 ऐसे दिया होता है, 0.2, 0.3, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रूव कर सकते हो कि भाई स्टैटिक फ्रिक्शन 1 से ज्यादा होता है, वो हम कर सकते हैं।
मोटरसाइकिलिस्ट का एग्जांपल लेके, उसमें क्या होता है कि ये थीटा जो है 45 से ज्यादा होता है। प्रैक्टिकली दिस वी हैव ऑब्जर्व, इससे प्रूव हो गया कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन वो ग्रेटर देन 1 होता है। एक्चुअल में जो टायर्स होते हैं मोटरसाइकिल के वो उनका म्यूएस जो है अराउंड 2.5 2.4 इसकी रेंज में होता है वो, ठीक है। तो ये हमने प्रूव भी कर दिया। और दो तरह के एक्सीडेंट्स हो सकते हैं अगर हम प्रॉपर बेंडिंग ना करें तो। अगर कम बेंड करेंगे तो बाहर की तरफ गिरेगा, ज्यादा बेंड करके जो जितना चाहिए हर वेलोसिटी के हिसाब से एक पर्टिकुलर एंगल होना चाहिए। वो किससे पता चल रहा है? इससे। कोई पर्टिकुलर वेलोसिटी के हिसाब से एक पर्टिकुलर थीटा चाहिए। उससे ज्यादा हो गया तो अंदर की साइड गिर जाएगा, और अगर कम है तो वो उछल के बाहर गिरेगा। स्टैटिक फ्रिक्शन से जो टॉर्क लग रही है वो ज्यादा हो जाएगी, इसलिए उछल के बाहर गिरेगा। और अगर ज्यादा बेंड कर गया तो नॉर्मल से जो टॉर्क है वो ज्यादा हो जाएगी। तो एक पर्टिकुलर थीटा पे ही, किसी पर्टिकुलर स्पीड के लिए एक पर्टिकुलर थीटा है जो करेक्ट है उसके लिए, और म्यूएस जो है ग्रेटर देन 1 हो सकता है। तो ये हमने प्रूव कर दिया। तो दिस इज ऑल अबाउट टॉपलिंग एंड दिस थिंग।